हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आज हमें क्या पढ़ना बेटा? आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये पढ़ना बेटा आज। तो बेटा पिछले लेक्चर में तुम्हें बता रहा था मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज होता, सरफेस चार्ज होता। तो ये किसका एग्जांपल होगा बेटा? ये एग्जांपल होगा सरफेस चार्ज का। तो देखो और ये सीट बेटा ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से इस सीट को रखा गया है। तो इस सीट से कुछ डिस्टेंस अवे यहां पर मान लो, यहां पर एक पॉइंट है जहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कितनी डिस्टेंस अवे बेटा? ये डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो यहां से r। तो ये डिस्टेंस हो गई यहां से r। तो बेटा जितनी डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर हमने इधर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर उतनी डिस्टेंस पर, शीट से उतनी ही डिस्टेंस पर। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी होगा। ठीक है यहां तक की बात। अब सबसे पहले जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पर हम क्या रख के देखते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। क्या रख के देखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो हमने यहां पर भी एक क्या रख लिया? टेस्ट चार्ज रख लिया। तो बेटा अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो ये शीट उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करती है? रिपेल करती। तो इससे ये पता चलता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अवे फ्रॉम शीट ऐसे होगा, अवे फ्रॉम शीट ऐसे। और अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अवे फ्रॉम शीट। अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज होती तो ये नेगेटिवली चार्ज शीट उस टेस्ट चार्ज को क्या करती? अट्रैक्ट करती। तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे हो जाता। लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? शीट ऐसे रखी है, अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट। ये कितना, ये हम अभी क्या करेंगे बेटा? ड्राइव करेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है। यहां तक बात समझ में? फिर मैं तुम्हें यह भी बताया था बेटा कि इफ वी आर यूजिंग गॉसेस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी होती है। फिर मैंने ये भी बताया था बेटा ये गॉसियन सरफेस हम ऐसे रैंडमली नहीं बना लेते, बल्कि किसके आधार पर बनाते हैं? सिमेट्री के आधार पर बनाते हैं। तो देखो बेटा ये शीट तो इनफाइनाइट साइज है, इनफाइनाइट साइज की है,
ठीक है ना। अब मेरे पास यहां पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन बेटा मैं इस शीट में से ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट कट करता हूं। इसका साइज तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसका साइज है फाइनाइट। इस फाइनाइट साइज को हम एस लिख देते हैं। चलो, तो ये जो शीट कट की है बेटा मैंने, ये कितने एरिया की है? एस एरिया की है। ठीक है। अब बेटा इस रेक्टेंगल की सिमेट्री क्या होती है? तो अगर आपको रेक्टेंगल की सिमेट्री समझनी है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास कुछ बुक्स या नोटबुक्स हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, और आप उन्हें एक दूसरे पर रखते हुए चले जाते हैं। चले गए? तो बताओ, जब तुम 2 4 5 6 10 बुकों को एक के ऊपर एक रख लोगे तो वो पूरा जो शेप होगा वो किस तरीके का शेप होगा? वो होगा एक क्यूबॉइड या क्यूबिकल। तो इसी तरीके से बेटा इस रेक्टेंगल की जो यहां पर सिमेट्री हुई, सिमेट्री वो कैसी सिमेट्री हुई? क्यूबॉइडिकल। तो मैं यहां पर कैसी गॉसियन सरफेस बनाने जा रहा हूं बेटा? क्यूबॉइडिकल इमेजिनरी सरफेस बनाने जा रहा हूं। तो देखो कैसे। तो बेटा ये शेप आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल क्यूबॉइड जैसी। तो यहां पर अब बात आते हैं, यहां पर मैंने क्यूबॉइड क्यों बनाया? तो यहां पर क्यूबॉइड बनाया मैंने ये जो रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर छोटा सा जो मैंने सरफेस कट किया है, कैसी शेप का? रेक्टेंगुलर शेप का। वो है रेक्टेंगुलर शेप का, उसकी सिमेट्री कैसी होगी? मतलब उसकी सिमेट्री होगी क्यूबॉइडिकल। क्यूब, अगर ये स्क्वायर है तो क्यूब, क्यूबॉइडिकल किसी भी तरीके की। तो बेटा यहां पर जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है वो बनाई है क्यूबॉइडिकल। ठीक है। अब बेटा एक ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है? एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है, ये वही सीट है बेटा इनफाइनाइट साइज की, पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर से वही उसी तरीके से रखिए, मतलब ये सीट है बेटा ऐसी रखी है, और इससे r डिस्टेंस अवे यहां पर एक पॉइंट है P, या r डिस्टेंस अवे यहां पर पॉइंट है P। ठीक है बेटा। तो यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब बात आती है कि बेटा जैसे कि आपने इसमें से ये कैसा कट लगाया? रेक्टेंगुलर। तो आप चाहो तो इसमें ऐसे एक सर्कुलर सरफेस भी ले सकते हो, इस तरीके से। ये रही सर्कुलर सरफेस, ये रेक्टेंगुलर सरफेस कट किया स्मॉल, और ये स्मॉल कितना एरिया का बेटा? एस एरिया का। ठीक है, यहां तक क्या? अब आपको इमेजिन करना है कि सपोज करो आपके पास कुछ सर्कुलर डिस्क है बहुत सारे, और आप उन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए चले जाते हो ऐसे ऐसे। तो बेटा वो पूरी शेप कैसी बनेगी? इस बार
वो पूरी शेप इस बार होगी सिलेंड्रिकल। तो इस बार इस शेप के आधार पर मैंने क्यूबॉइड बना दिया था और इस शेप के आधार पर मैं क्या बना देता हूं बेटा, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो बेटा यहां पे गॉसियन सरफेस तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम चाहो तो सिलेंड्रिकल भी बना सकते हो, तुम चाहो तो क्या बना सकते हो, क्यूबॉइडिकल भी बना सकते हो। मैं तुम्हें दोनों ही तरीके से, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा तुमसे मुश्किल है बन पाए, लेकिन बेटा दोनों ही तरीके से हम क्या बना सकते हैं, गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां की, तो बेटा यहां पर मैं थोड़ी देर मतलब तुम्हें प्रीवियस क्लास में बता रहा था कि ऐसे ये हो गई सिलेंड्रिकल शेप, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई और एक ये वाला क्या हो गया, कर्व हो गया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड इधर की तरफ होगा और इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ होगा। तो बेटा मैं यहां पर क्या दिखा देता हूं तुम्हें, आउटवर्ड नॉर्मल ये दिखा दिया। यहां पर मैंने एक स्मॉल सरफेस लिया और उसका आउटवर्ड नॉर्मल ये रहा ds। ऐसे बेटा इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा ds, ठीक है ना। अब बचा कर्व। तो बेटा ये क्या है, कर्व सरफेस है। फ्रंट पर लेते हैं तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, बैक लेते हैं तो एरिया वेक्टर पीछे जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे होगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा। तो बेटा एरिया वेक्टर आप ऐसे दिखा सकते हो, एरिया वेक्टर आप ऐसे दिखा सकते हो। फ्रंट में बाहर की तरफ ऐसे दिखा सकते हो, अंदर की तरफ दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं यहां पर क्या रखता हूं, एक टेस्ट चार्ज, यहां क्या रखता हूं, टेस्ट चार्ज, तो पॉजिटिव सीट उसको ऐसे क्या करती है, रिपेल करती है। रिपेल करती है इस तरीके से। इसका एरिया, ये वाला एरिया एस है, तो इसका टोटल एरिया, ये वाला टोटल एरिया भी क्या होगा, एस होगा, और ये वाला टोटल एरिया भी क्या होगा, एस होगा। यानी कि बेटा ये तो छोटा सा एरिया तो ds है, लेकिन अगर हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, s। ऐसे यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा, और ऐसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2πr/h आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देख लो बेटा, ऐसे मानकर चलो बेटा कि इस तरीके का ये एक रेक्टेंगल है, इस तरीके का रेक्टेंगल, इस तरीके का एक रेक्टेंगल है बेटा, ये रहा। अब इसमें एक सरफेस तो ये वाली है, राइट वाली, ये वाले, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। एक ये लेफ्ट वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट में होगा। एक टॉप सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इसका एरिया वेक्टर फ्रंट में होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा और उसका एरिया वेक्टर पीछे होगा। तो बेटा अगर मैं तुम्हें यहां पर क्या दिखाऊं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इस वाली सरफेस का, तो ये वाले इस सरफेस का क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ये हो गया, एक का ये हो गया, एक का ये हो गया। बात समझ में आ रही है। और फ्रंट का और बैक का मैं यहाँ क्योंकि ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये 3D में और ये क्या है 2D में। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे तो हम सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएं और चाहे हम क्या बनाएं बेटा, क्यूबॉइडिकल, रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। हो सकता है तुम्हें ये आसान लगे, मुझे ये आसान लगता है, ठीक है। तो देखो, तो बेटा यहां पर 6 सरफेस हो जाती हैं और यहां पर 3 सरफेस हो जाती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि बेटा एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। यहां पर भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, भाई ये लाइन तो हो गई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेस्ट चार्ज रखा तो ऐसे रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, सेम डायरेक्शन में। और यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। यहां पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, 90।
यानी कि बेटा अगर हमने सरफेस क्यूबॉइड बनाई है तो उसमें से जो 4 सरफेस है, कौन सी 4 सरफेस, टॉप वाले, बॉटम वाले, फ्रंट वाले, बैक वाले, उनके जो एरिया वेक्टर होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90। तो उनके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उनका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। और यहां इसके बीच का एंगल 0, ये एंगल 0। ऐसे बेटा यहां देखो, जब हम कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। कितना एंगल बना रहा है, 90। कितना एंगल बना रहा है, 90। तो इन 3 सरफेस में से एक कर्व और 2 प्लेन, एक कर्व और 2 प्लेन, या सर्कुलर बोल दो या प्लेन बोल दो या फ्लैट सरफेस बोल दो बेटा, तो 3 में से जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल, और बाकी प्लेन सरफेस का कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री का एंगल। बात समझ में आई। तो या तो हम यहां की बात करें, यहां की बात करें, एक ही बात है। तो देखो बेटा, बाय गॉसेस लॉ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसमें से कितने हिस्से पर जो चार्ज है दैट इज इनक्लोज ट्यूब, मतलब बेटा शीट का कितना हिस्सा, इस शीट का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर है, कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला। मान लो इसमें बेटा कितना चार्ज है, Q। ये जो चार्ज है बेटा, मैं इस चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उस चार्ज की विच इज ऑन दिस सरफेस, जो इस सरफेस पर है। इस वाले प्लेन पर जो चार्ज होगा वही चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय दिस क्यूबॉइड, ठीक है ना। अब क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है सरफेस चार्ज का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना, S, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। या बेटा वही बात मैं यहां पे करता हूं कि मान लो ये चार्ज कितना है, Q, तो जितना इस पर चार्ज होगा बेटा इस सर्कुलर शीट पर, उतना ही तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ये वाला सिलेंडर उतना ही तो चार्ज क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। तो सेम कहानी इसके लिए भी, ठीक है ना। बस अंतर इसका है कि यहां पे हमने सिलेंड्रिकल बना दिया और यहां पर हमने क्यूबॉइडिकल बना दिया। ये बनाना थोड़ा आसान है, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बेटा इसमें से 4 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 0, तो सिर्फ 2 रह गए, ये वाला E डॉट ds प्लस एक ये वाली सरफेस E डॉट ds बराबर क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा बाकी जो चारों सरफेस है उनका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका सरफेस इंटीग्रल या E और ds का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 होगा। कैसे होगा, A डॉट भी होता है AB कोस थीटा, अगर थीटा 90 है तो 0 आ जाएगा बेटा। ऐसे यहां की बात कर लेते हैं बेटा, कर्व इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो E डॉट ds इसके लिए 0 हो गया, E डॉट ds किसके लिए 0 हो गया, तो बेटा जो कर्व है उसके लिए E डॉट ds क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचे प्लेन, E और ds दोनों एक डायरेक्शन में है, E एंड ds दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम यही बात मैं इन दोनों के लिए यहां लिख सकता हूं, E डॉट ds प्लस E डॉट ds। कर्व का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस बार कर्व का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। और बेटा लाइन चार्ज वाले केस में जो कर्व का सरफेस, जो कर्व का एरिया वेक्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या था, पैरेलल था। लाइन चार्ज वाले उसमें देख सकते हो जाकर। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ E डॉट ds इक्वल क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 2 डॉट हटाया बेटा हमने, तो लिखा E ds cos 0। बेटा इसका 0, इसका 0, बाकी का 90 था, उनका 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हम यहां पर ये क्या करना होता है हमें, इंटीग्रेशन, ये रहा। तो अब हम इसमें से E बाहर निकाल लेते हैं, अब रह गया ds, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 2E, अब ds, बेटा ds तो ये छोटा सा एरिया है,
जब हम इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल एरिया निकल कर आएगा, और ये टोटल एरिया या ये वाला या ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्या है, सेम है। तो ये कितना हो गया, s। q की वैल्यू हमने यहां से रख दी कितनी, सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया बेटा, E बराबर आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस r पर यानी कि पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, ग्राफ E वर्सेस R, तो यहां पर E वर्सेस R ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का होगा, जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट की पोजीशन पर या डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये रहा फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना। तो इक्वल क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कल को बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है ना, तो तुम्हें इन दोनों में से एक ही करना है, या तो सिलेंड्रिकल या तो क्यूबॉइडिकल। मैंने दो इसलिए लिए बेटा क्योंकि जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो उसमें क्यूबॉइड बना हुआ है, और बाकी जो रिफ्रेशर वगैरह होती हैं उनमें बेटा सिलेंडर बना रखे हैं। तो बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने क्यूबॉइड क्यों बनाया, इसने सिलेंडर क्यों बनाया। तो मैंने तुम पे छोड़ दिया कि बेटा ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस इनफाइनाइट शीट में से कितना एरिया, कैसा एरिया क्या करते हो, कट करते हो। रेक्टेंगल कट करते हो तो उसकी सिमेट्री के आधार पर तुम्हें क्यूबॉइड बनाने की जरूरत है। अगर सर्कुलर कट लगाते हो तो उसकी सिमेट्री के आधार पर तुम्हें सिलेंड्रिकल सरफेस बनानी पड़ेगी। अब सिलेंडर बनाओ या क्यूबॉइड बनाओ, आना क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस शीट के प्लेन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो इनवर्ड परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो शीट के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, या तो अवे फ्रॉम शीट या तो टुवर्ड शीट। वो डिपेंड करता है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इसे लिखो बेटा।